सुबह कौन आ गया? लगता है दरोगा जी फिर किसी और चेतावनी के साथ आए हैं। जमींदार दरवाजा खोलता है। सामने दो युवक खड़े हैं, एक स्मार्ट और आत्मविश्वास भरे अंदाज में, दूसरा थोड़ा मासूम और डरपोक सा। नमस्ते जमींदार साहब, हम नए मेहमान हैं। कौन हो तुम लोग? ए परिचय करवाते हैं साहब, मेरा नाम है गोपी और ये मेरा साथी। जी जी जग्गू। अरे तुम दोनों ही वो गोपी जग्गू हो जिनके नाम से दरोगा साहब की जान हलक में अटकी रहती है, जिनके किस्से दरोगा जी कल सुना कर गए हैं? वो सब पुरानी बातें हैं साहब, अब तो हम सुधरना चाहते। जी साहब, कोई हमें सुधरने का मौका ही नहीं दे रहा है। अच्छा, बड़ा मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम लोगों की ये मासूमियत की एक्टिंग दरोगा के सामने नहीं चलती। जमींदार साहब, पूरे गांव में आप ही तो हैं जिनकी हम इज्जत करते, बस आपको ही अपना मसीहा मानकर यहाँ आए। पिताजी, कौन है ये लोग? ये दो महानुभाव वही हैं जिनके किस्से कल दरोगा जी सुना कर गए थे। कहते हैं ये अब सुधरना चाहते हैं। अच्छा, तो ये वही गोपी जग्गू हैं? जी दीदी, बस एक मौका दीजिए, हम काम करना चाहते हैं ईमानदारी से। दीदी, हम सच में सुधरना चाहते हैं, हमें कहीं काम नहीं मिलता, आप ही हमें अपनी छांव में रख लीजिए। पिताजी, क्यों ना इन्हें एक मौका दिया जाए कि काम करेंगे और इनका सुधार भी हो जाएगा। भरोसा नहीं कर सकते तो एक काम करें, इन्हें काम के बदले बस खाना पीना दीजिए, पैसे मत दीजिए। ऐसे में अगर ये सच में सुधरना चाहते हैं तो रुकेंगे, वरना खुद ही भाग जाएंगे। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा सुनो गोपी जग्गू, काम करोगे तो सिर्फ खाने को मिलेगा, पैसा वैसा कुछ नहीं, समझे? साहब, हमें तो बस मौका चाहिए, काम के नाम पर आप जो देंगे वही सही। बिल्कुल, हमें आपके यहाँ काम करना है, पैसे बाद में देखेंगे ना। जमींदार और सौम्या दोनों सहमति में सिर हिलाते हैं। तो ठीक है, कल से काम पर लग जाओ। सुबह उठकर साफ सफाई से लेकर बगीचे की देखभाल सब तुम्हारे जिम्मे। जी साहब, आप निश्चिंत रहिए, सब चमकता हुआ मिलेगा एकदम चकाचक। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने हमें मौका दिया। जमींदार के मन में एक मुस्कान है, क्योंकि बिना पैसे दिए दोनों को काम पर रख लिया है। गोपी जग्गू एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और अंदर जाते हैं। गांव की चौपाल पर मुखिया जी और उसकी पत्नी बिंदिया बैठे हैं। बिंदिया उत्साह में मुखिया को बताती है, सुनो जी, आपको पता है जमींदार ने वो मशहूर गोपी जग्गू चोरों को अपनी हवेली में नौकर रख लिया है। चुप कर बिंदिया, बड़ी बड़ी बातें हैं बड़े बड़े लोगों के बीच, तू चपड़ चपड़ बंद कर। हाँ, बड़े लोग हैं, लेकिन चोरों को नौकर रखना बड़ी अजीब बात है। कौन समझाए जमींदार को? जो करना है करने दे जमींदार को, हम क्यों चिंता करें भाई। वाह गोपी जग्गू, तुम लोगों का काम करने का ढंग तो गजब का है। इतने लगन से काम करते हो जैसे गुलाम हो मेरे। साहब, आपके कहने पे जान भी हाजिर है, हम दोनों आपके गुलाम ही तो है। और साहब, आज रात को आपको एक लोरी भी सुनाएंगे, नींद भी सुकून की आएगी यार। अरे वाह, एक तो काम मुफ्त में हो रहा है, ऊपर से लोरी भी। धन्य हो तुम लोग। अरे बिटिया, सच में तूने तो कमाल कर दिया। तेरी वजह से ये दो लोग मेरे घर का सारा काम मुफ्त में कर रहे हैं। पिताजी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे दिमाग का कोई जवाब नहीं। कॉलेज में जब सब मेरे दिमाग के कायल हैं, क्या पता एक दिन मैं आइंस्टाइन की जगह ले लूं।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक दिन तू जरूर आइंस्टीन से भी बड़ी बनेगी। जमींदार हवेली के बाहर निकलकर खुद से बातें करने लगता है। मेरी बेटी का दिमाग सच में बहुत तेज है। कल आइंस्टीन की तभी बिंदिया कमरे में प्रवेश करती है। अरे ओ जमींदार, तू क्या कर रहा है? 2 चोरों को अपने घर पर नौकर बना लिया। अरे बिंदिया बहन, ये दोनों बहुत अच्छे लोग हैं। अब सुधर गए हैं, बहुत मेहनती हैं। बस काम में हाथ बटाने के लिए इन्हें रखा है। ओ भाई, मेहनत तो कर रहे होंगे, पर याद रखो ये चोर हैं, एक दिन तुझे भी उड़ा लेंगे। नहीं बिंदिया, ये अब बहुत अच्छे हो गए हैं। देखो, ये मेरे पैर भी दबा रहे हैं, लोरी भी सुनाते हैं, जैसे कोई भला नौकर हो। लोरी सुनाते हैं? तो फिर क्या, घर में रात को तुझे सोने की बजाय भूतिया फिल्में दिखाएंगे। एक दिन तेरे कान में बत्तख की आवाज सुनाकर तुझे लगने लगेगा कि हाँ, ये चोरों का काम है। अरे नहीं बिंदिया जी, ये लोग अब सच में अच्छे हो गए हैं। मैं तो उनका बड़ा कदरदान बन गया हूँ। अच्छा, तू समझ जा, एक दिन ये तुझे कदरदान बना के तेरे घर की कदर ही ना करेंगे, फिर देख लेना। गोपी जग्गू, तुम दोनों में से सबसे बढ़िया चाय कौन बनाता है? साहब, सबसे बढ़िया चाय तो मैं ही बनाता हूँ। आप बस पी कर देखो साहब, मजा ना आए तो कहना। तो फिर चलो, एक बढ़िया सी चाय बना कर लाओ, देखता हूँ तुम कितने बड़े चायबाज हो। गोपी किचन में जाता है और चाय बनाकर लाता है। जमींदार चाय पीने लगता है। वाह भाई वाह गोपी, सच में इस चाय में तो कमाल का स्वाद है। ऐसे तो महाराज भी चाय नहीं बनाते। धन्यवाद साहब, आप बस इसे पूरा पीजिए, असली मजा तो आखिर में आता है। वैसे तुम दोनों से एक बात पूछनी थी। जब तुम लोग चोर थे तो दूसरों के घर में चोरी कैसे करते थे? देखिए साहब, ये तो हमारे धंधे का राज है, किसी और को तो कभी ना बताते, लेकिन आप बड़े खास हैं हमारे लिए, तो आपको बता देते। अच्छा, तो बताओ कैसे करते थे चोरी चकारी? साहब, पहले तो हम किसी अमीर आदमी के घर में नौकर बनकर घुस जाते थे। जी, और हम काम भी पूरे दिल से करते थे, एकदम गुलाम की तरह, पैसे भी नहीं लेते थे। ये तो बड़ी समझदारी की बात की। फिर जब घर का मालिक हम पे पूरा विश्वास कर लेता था ना, तब हम उसे अपने हाथ की बनी चाय पिलाते थे, और उस चाय में थोड़ी सी नींद की दवाई मिला देते थे। नींद की दवाई? हाँ साहब, और जैसे ही मालिक सो जाता था, हम घर का पूरा सफाई अभियान चला देते थे। जमींदार अचानक थोड़ा लड़खड़ाता है, उसे हल्का चक्कर आने लगता है। अरे, मुझे ये चक्कर सा क्यों आ रहा है भाई? अरे क्योंकि साहब, आप भी उन भले लोगों में से जो हमारी बातों में आ गए। मेरा मतलब तुमने भी। जमींदार वहीं बेहोश हो जाता है। गोपी जग्गू उसकी तिजोरी से सारे पैसे और गहने निकाल लेते हैं और घर का हर कीमती सामान समेटकर जल्दी से वहाँ से चंपत हो जाते हैं। सौम्या घर आती है और चारों ओर बिखरा सामान देखकर चौंक जाती है। हे भगवान, पिताजी, ये क्या हाल बना रखा है? वहीं जमींदार को हिलाकर उठाती है। अरे, ये क्या हुआ? मेरा सिर घूम रहा है। अरे, वो गोपी जग्गू सब लूट कर चले गए। तो मतलब वो दोनों हमें लूट कर चले गए? हाँ बेटी, मैं तेरी बातों में आकर अपनी बर्बादी कर बैठा। सारा घर साफ कर दिया इन बदमाशों ने। गांव में खबर फैल जाती है। लोग इकट्ठा होकर जमींदार का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे वाह, सुना है जमींदार साहब ने
चोरों को नौकरी देकर अपनी ही हवेली साफ करवा ली भाई है? ये तो होना ही था। ये होती है असली समझदारी, दूसरों को समझदार समझना और खुद का घर साफ करवा लेना। जमींदार गुस्से से सौम्या को लेकर थाने पहुंचता है और दरोगा को सारी कहानी बताता है। अरे जमींदार साहब, अरे मैंने पहले ही चेतावनी दे दी थी और आप ही थे जो मेरी बात का मजाक उड़ा रहे थे हैं? दरोगा जी मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आ गया था, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अरे वाह भाई वाह, लालच में आकर पूरे गांव का मजाक बना कर रख दिया और अब आए हो मदद मांगने, है भाई? ए जी, बड़े दिनों से मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। हम कल ही मेरी माँ के यहाँ चलेंगे। अरे भाग्यवान, यहाँ फसल सर पर खड़ी है, उसकी कटाई करनी है और तुम मायके जाने की बात कर रही हो। ऐसा करो, तुम ही चली जाना। देखो, मेरे पास 2 ही साड़ी है। तुम्हारी माँ से कहकर कुछ दिनों के लिए मुझे जादुई साड़ी दिला दो। वहाँ किसी को भी नहीं पता चलेगा कि मेरे पास कितनी साड़ियाँ हैं। देखो, वो साड़ी मैं माँ के लिए लाया था, अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम माँ से मांग लो। अरे बेटा, मैंने सब सुन लिया। तुम्हें साड़ी चाहिए ना, तो ले जाओ, पर ध्यान रहे ये साड़ी जादुई है, इसका पता किसी को नहीं चलना चाहिए, ठीक है? हाँ माँ जी, आप चिंता ना करें। कुसुम साड़ी लेकर मायके चली जाती है। यहाँ रंजन और निरंजन फसल की कटाई में लग जाते हैं। कुछ ही दिनों में वो मंडी में फसल बेचकर अच्छे पैसे कमा लेते हैं। भैया, काफी दिन हो गए मैं चाचा जी के गांव नहीं गया, सोच रहा हूँ उनके पास चले जाता हूँ। उनका कोई भी नहीं है, आगे चलकर उनका खेत हमें ही संभालना है। यहाँ पर तुम संभालना, वहाँ पर मैं संभालूंगा। ठीक है, तो कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। दूसरे ही दिन कुसुम भी वापस आ जाती है। वो आते से ही अपनी सास को साड़ी लौटा देती है। फिर रात को सब लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। दूसरे दिन, बहू, मैंने तुम्हें जादुई साड़ी दी थी, पर तुमने मुझे नकली साड़ी लौटा दी। नहीं माँ जी, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? मैंने आपको आपकी ही साड़ी लौटाई है। क्या हुआ माँ, ये शोर किस बात का? तुम्हारी बीवी ने मेरे साथ धोखा किया, उसने मुझे नकली साड़ी लौटाई। नहीं नहीं, ये झूठ है। भाभी, मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलेगी, सच्ची सच्ची बताओ, असली साड़ी कहाँ है? निरंजन, ये क्या तरीका है तुम्हारी भाभी से बात करने का? चलो अभी माफी मांगो। अरे वाह, पहले भाभी से कहो कि माँ की साड़ी लौटाए। कुसुम के पास केवल 2 साड़ी है, तो फिर वो लौटाएगी कहाँ से? मैं कहती हूँ कुसुम के पास 3 साड़ियाँ हैं, जिनमें से एक मेरी है। ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, मेरे पास केवल 2 साड़ियाँ हैं। ओफो, झगड़ना बंद करो, चलो मेरे कमरे में, अभी पता चल जाएगा। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, कमरे में जाने की क्या जरूरत है? देखा, चोर की दाढ़ी में तिनका। नहीं कुसुम, अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, चलो। सभी लोग कुसुम के कमरे में जाते हैं। वहाँ बिस्तर पर 3 साड़ियाँ पड़ी होती हैं। ये देखो, ये रही तीसरी साड़ी। तुमने ऐसा क्यों किया कुसुम? तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं साड़ी के लालच में आ गई थी, इसलिए मैंने आपको नकली साड़ी दी। पर तुम्हारे पास ये तीसरी साड़ी आई कहाँ से? तुम्हारे पास तो केवल 2 साड़ियाँ थी। वो साड़ी दरअसल मुझे मेरी माँ ने दी थी। अरे बेटा, मेरे बाद जादुई साड़ी तेरी ही होने वाली थी, फिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मुझसे भूल हो गई माँ जी। कोई बात नहीं भाभी, गलती इंसान से ही होती है। ये लीजिए आपकी साड़ी। पर बेटी, ये कैसे पता चलेगा यही जादुई साड़ी है? अरे माँ, तुम अभी साड़ी को आदेश दे दो, वो रंग बदल देगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। ए साड़ी, मैं आदेश देती हूँ, तू हरे रंग में बदल जा। शायद दूसरी वाली होगी। ए साड़ी, तू गुलाबी रंग में बदल जा। ये क्या चक्कर है? ये साड़ी रंग क्यों नहीं बदल रही? शायद तीसरी साड़ी होगी। ए साड़ी, मैं तुझे आदेश देती हूँ, तू नारंगी रंग में बदल जा। जब तीनों में से एक भी साड़ी रंग नहीं बदलती, तो सभी समझ जाते हैं कि जादुई साड़ी किसी ने चुरा ली है। घर के सभी सदस्य एक दूसरे को संदेह भरी निगाहों में देखने लगते हैं।
साड़ी चोर का पता लगाने के लिए सभी लोग साधु बाबा के पास जाते हैं। तुम सभी लोगों के मन में चोर है, इसलिए तुम लोग एक दूसरे पर विश्वास न करते हुए मेरे पास आए। हम क्षमा चाहते हैं प्रभु, लेकिन कृपया हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो। देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम खुद की सच्चाई बता दो। क्या तुमने साड़ी चुराई है? नहीं। तुमने? नहीं। तुमने? नहीं। तुमने? नहीं। लगता है साड़ी से ही पूछना पड़ेगा। जादुई साड़ी को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। हे जादुई साड़ी, मैं तुझे आदेश देता हूँ, तू अपने चुराने वाले को खुद पहचान। साधु का आदेश पाकर साड़ी सबसे पहले माँ के सिर पर हवा में स्थिर हो जाती है। क्या इसने साड़ी चुराई है? 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 अरे अरे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। निरंजन, साड़ी तुमने चुराई थी, पर क्यों? मुझे माफ कर दो भैया, मैं शहर जाकर साड़ी को अच्छे दाम में बेचना चाहता था, मेरे मन में लालच आ गया था। लेकिन तुमने ये साड़ी कब चुराई? मेरी नीयत पहले दिन ही फिर गई थी, इसलिए मैंने बाजार से एक साड़ी खरीद ली थी ताकि मौका मिलते ही साड़ी बदल दूं। फिर तुमने साड़ी कब बदली? जिस दिन आप वापस आई, मैंने उसी दिन साड़ी बदल दी थी ताकि इल्जाम आप पर लगे और मैं बच जाऊं। तुमने ये ठीक नहीं किया निरंजन। भैया, भाभी, मुझे माफ कर दो। ओफो, ये साड़ी ने तो मेरे घर का सत्यानाश ही कर दिया। गुरुदेव, मेरा आपसे निवेदन है, ये साड़ी आप वापस ले लीजिए। इसमें दोष साड़ी का नहीं, तुम सबका है। तुम सबके मन में लालच है, जब तक वो लालच नहीं जाएगा तब तक मन शांत नहीं होगा।